हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आईएएस कैसे बने इस विषय पर। और क्योंकि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल उठता है कि आईएएस बनते कैसे हैं, आईएएस के लिए कैसा एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, और परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है, और कितनी सैलरी मिलती है एक आईएएस को। तो इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईएएस ये एक प्रकार का पद होता है, एक आधिकारिक पद है ये, और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे डीएम भी कहते हैं, डीएम का पद यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसे आईसीएस भी कहते हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट, और इसे कलेक्टर भी कहा जाता है। तो मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं इसकी ऐतिहासिक विशेषताओं को बता देता हूं पहले मैं आपको। तो ये जो आईएएस पद है, इसे पहले आईसीएस कहा जाता था। ठीक है, आईसीएस कहा जाता था। और लॉर्ड कर्नवालिस जो हैं, एक गवर्नर थे, उन्होंने इस पद को बनाया था, और तब से लेकर के आज तक ये पद जो है वो चलता आ रहा है। और सरकारी विभाग में सबसे ऊंचा पद जो है वो आईएएस के पद को ही माना जाता है। ठीक है, तो आईएएस को पहले आईसीएस कहा जाता था। आज लोग जो है, आज अगर आप ज़मीनी स्तर पर जाएंगे, आप ग्रामीण क्षेत्रों में, तो लोग इसे कलेक्टर कहते हैं, डीएम कहते हैं। ठीक है, लेकिन सन 1947 के बाद इस पद का जो नाम है वो आईएएस रख दिया गया, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आईएएस जो है ये एक ओहदा है, और ये हर कोई जो विद्यार्थी है वो इसे बन सकता है। ये नहीं है कि आईएएस बनने के लिए कुछ विशेष प्रकार का गुण होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ऐसा नहीं है। यूपीएससी एक संस्था है, इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर साल जो है ये आईएएस के फॉर्म जो है निकालती है, यूपीएससी के द्वारा निकाले जाते हैं। और हर साल लगभग लाखों लोग जो है फॉर्म भरते हैं, और 700 से 800 नौकरियां हर साल निकाली जाती हैं। 3 स्तर पर ये परीक्षाएं होती हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इन पे हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या, कैसे कैसे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर हम विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझें कि इसके लिए 3 स्तर होते हैं परीक्षाओं में, पहला प्रारंभिक, दूसरा मुख्य, और तीसरा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। और जब, हालांकि मैं बता दूं, जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये पक्का नहीं है कि आप यूपीएससी के द्वारा लिए गए एग्ज़ाम में आईएएस ही बन जाएंगे। वो निर्भर करता है कि आपके एग्ज़ाम में नंबर कितने आए हैं, मार्क्स कितने आए हैं। जैसे कि मान लो अगर 1000 स्टूडेंट्स को चुना गया है, तो 1000 में से जो टॉप 200 स्टूडेंट होंगे उन्हें जो है आईएएस का पद दिया जाता है। फिर उसके नीचे के जो रैंक के होंगे उन्हें आईपीएस बनाया जाता है। फिर उसके नीचे की रैंक के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें आईएफएस बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है वरीयताएँ दी जाती हैं मार्क्स के आधार पर, जितने आपके नंबर मतलब एग्ज़ाम में आते हैं। और उसके बाद जो अन्य अभ्यर्थी होते हैं उन्हें केंद्रीय सेवाओं में डाल दिया जाता है। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी की जो जॉब होती है वो दे दी जाती है उन्हें। ठीक है, तो यूपीएससी इस तरीके से जो है चुनाव करती है। और मैं बता दूं, ये देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। और शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें कि क्या शैक्षिक योग्यता चाहिए, कितना पढ़ा होना चाहिए आईएएस बनने के लिए, तो मैं बता दूं, कोई भी विशेष योग्यता नहीं चाहिए होती है आईएएस की एग्ज़ाम देने के लिए। आपको सिर्फ स्नातक होना चाहिए। ठीक है ना, स्नातक होना चाहिए, तब चाहे वो बीए हो, या फिर बीएससी हो, या फिर बीकॉम हो। ठीक है ना, आपने ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की होनी चाहिए। ठीक है, और आप फिर इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपकी जो आयु है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 18 या 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन करते के दौरान तो आप 21 साल के हो ही जाते हैं, तो 21 साल से
अधिक होनी चाहिए आपकी आयु इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं प्रयासों की। ये भी क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट के दिमाग में उठता है कि कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर हर वर्ग के अनुसार, हर श्रेणी के अनुसार जो है वो बताए गए हैं कि कितने अटैम्प्ट्स उनके द्वारा किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सामान्य श्रेणी की यानी जनरल कैंडिडेट की, तो वो 32 साल की उम्र तक जो है प्रयास कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, और लगभग क्या ये फिक्स है कि 6 बार वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। 6 से ज़्यादा बार जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट जो है 35 वर्ष की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकता है यूपीएससी के, और 9 प्रयास वो कर सकता है, 9 बार। अगर 9वीं बार भी वो असफल होता है तो वो 10वीं बार अप्लाई नहीं कर सकता। अगर SC ST कैंडिडेट कोई है तो वो 37 वर्ष तक जो है अप्लाई कर सकता है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, और इसमें प्रयास नहीं है, ठीक है ना, इसमें प्रयास सीमित नहीं है, असीमित प्रयास हैं, जितना मर्जी एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं 37 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। और अगर हम बात करें शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं लोग, उनकी, तो वो 42 वर्ष तक जो है अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, और इन्हें 9 प्रयास दिए जाते हैं, 9 अटैम्प्ट्स ये कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक जो परीक्षा होती है, पहली परीक्षा जिसे हम कहते हैं, उसमें कम से कम मैं बता रहा हूँ लगभग 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं इसमें, कम से कम मैं बता रहा हूँ, और क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ कम से कम ले रहा हूँ, और अधिक से अधिक बहुत हो सकते हैं इसमें। तो 4 लाख में से सिर्फ 13 से 14 हज़ार अभ्यर्थी जो हैं वो ही चुने जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, यानी मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। 13 से 14 हज़ार ही अभ्यर्थी सिर्फ चुने जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो क्या होता है इस परीक्षा में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 पेपर लिए जाते हैं। पहला जो पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और 200 नंबर का ये पेपर होता है, और इसमें समय दिया जाता है 2 घंटे का। क्या पूछा जाता है, तो इसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और समसामयिकी घटनाएँ यानी कि जो करंट अफेयर होता है, आजकल जो भी न्यूज़ वगैरह में चल रहा होता है, उससे जुड़े हुए सवाल जो हैं पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये तो हो गया पहला पेपर। फिर होता है दूसरा पेपर, एक ही दिन कराया जाता है, याद रखें, एक ही दिन ये दोनों पेपर होते हैं एक ही दिन में। दूसरा पेपर जो होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये 200 नंबर का होता है, समय दिया जाता है 2 घंटे का। इसमें तार्किक क्षमता, गणित, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। सीसेट का एग्ज़ाम होता है, सीसेट में सिर्फ क्वालिफाई होना होता है इसमें, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई। तो इस तरीके से अगर जो व्यक्ति इस परीक्षा में यानी प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाता है वो मेंस के लिए अप्लाई करता है। और मैं बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम्स की, कि मेंस के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और कितने पेपर होते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे ही आपका प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर होगा आपको मेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और जब आप अप्लाई कर देंगे तब आपका होता है एक निबंध, ठीक है ना, एक लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। फिर उसके बाद होता है आपका निबंध का, एक निबंध लिखवाया जाता है, आपको 4 निबंध दिए जाते हैं, 4 में से एक निबंध जो है करना होता है, लगभग 250 अंकों का ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके चालू हो जाते हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। ये 4 जीएस के पेपर होते हैं। जीएस 1 का जो पेपर होता है उसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे भारतीय विरासत, इतिहास, संस्कृति, भूगोल से संबंधित, ठीक है, 250 नंबर का पेपर होता है, जीएस 1 कहते हैं हम इसे। दूसरा पेपर होता है जीएस 2 जिसे हम कहते हैं, जिसमें शासन, संविधान, सामाजिक न्याय आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 250 नंबर का पेपर होता है। फिर होता है जीएस 3 जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव प्रौद्योगिकी से सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें
भी आपको 250 अंक का पेपर देना होता है। नेक्स्ट है GS4 जिसमें एथिक्स यानी नैतिकता, अभिरुचि और योग्यता से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, ये भी 250 नंबर का होता है। तो इस तरीके से ये 4 GS के पेपर आपके होते हैं। याद रखें ये 4 पेपर GS के होते हैं आपके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होते हैं यानी लिखना होता है इस एग्ज़ाम में आपको। और फिर आपका जब ये आप देते हैं तो उसके बाद कुछ समय बाद आपका ऑप्शनल पेपर होता है। जब आप मेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे। तो आप कोई सा भी यहाँ पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो वही सब्जेक्ट लेते हैं जो जिससे उन्होंने ग्रेजुएशन की होती है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट एक ले सकते हैं, फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है पेपर किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे मान लें आपने पॉलिटिकल साइंस अगर चॉइस ली थी तो आपका जो है ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको देना पड़ेगा। 2 पेपर इसके होते हैं। तो इन सभी के नंबर काउंट होते हैं मेंस में, और फिर ये एक फाइनल जो है लिस्ट बनती है 1750 नंबर की। ठीक है, तो 1750 में नंबर देखे जाते हैं किसके ज़्यादा आए हैं, और फिर उसके बाद जो मेंस में सिलेक्ट हो जाता है उसको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, मेंस में जो सिलेक्ट हो जाता है फिर उसको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। और इस इंटरव्यू में 30 से 45 मिनट तक जो है व्यक्ति को परखा जाता है कि वो अंदर से कैसा है। ठीक है, वो किसी समस्या को किस तरीके से हल करेगा। ठीक है ना, ये सब बातें जो है जानी जाती है उसके बारे में। तो इसे हम कहते हैं साक्षात्कार, और इसमें कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े होते हैं। तो साक्षात्कार में जो पास हो जाता है वो कैंडिडेट जो है, फिर मैं बता दूं यूपीएससी के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। तो जो नाम के आगे जो उनके रैंक जो है वो लिखी होती है। हालांकि इन्हें पद जो है अभी नहीं बताया जाता, क्योंकि जब साक्षात्कार होता है तब एक लिस्ट जारी की जाती है। इसका मतलब ये है कि इतने लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं जॉब के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लेबसना मसूरी में इनकी होती है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद जो है इन्हें डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाते हैं। तो रैंकिंग कैसे, जो टॉप रैंक वाले रहते हैं उन्हें आईएएस बनाया जाता है, फिर उससे कम रैंक के जो होते हैं उन्हें आईपीएस बनाया जाता है, फिर उससे कम रैंक के जो होते हैं उन्हें आईएफएस बनाया जाता है, फिर आईईएस बनाया जाता है। ऐसे करके ये जो है रैंक के अनुसार उन्हें पोस्ट दे दी जाती है। तो इस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर तैयार होते हैं। ठीक है ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर जो हैं वो बनते हैं। तो जिनकी सबसे कम रैंक होती है उन्हें ए और बी ग्रेड की पोस्टें दी जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। ये क्वेश्चन कई अभ्यर्थियों के जो है मन में होता है कि एक आईएएस ऑफिसर को सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, तो सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो एंट्री लेवल पे अगर हम बात करें, शुरुआती सैलरी जो होती है 21,000 पे के अनुसार होती है। डीए वगैरह मिला के 47,250 तक सैलरी होती है, एकदम शुरू की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है अधिकतम जो सैलरी होती है, क्योंकि जब एक आईएएस ऑफिसर होता है जब वो अच्छा काम करता है तो उसकी जो प्रमोशन है वो सेक्रेटरी लेवल तक होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। एक आईएएस को अगर सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है आईएएस की, प्रमोशन माना जाता है आईएएस का, वो होता है सेक्रेटरी का। ठीक है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो एक जो आईएएस अधिकारी होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसे कैबिनेट सेक्रेटरी का पद दिया जाए। तो जब वो बन जाता है तो उसकी सैलरी हो जाती है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 लाख से अधिक। तो इस तरीके से ये पद होता है और इतनी सैलरी इसको दी जाती है एक आईएएस ऑफिसर को। ठीक है ना, तो आईएएस ऑफिसर से भी एक बड़ा होता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं कैबिनेट सचिव। हर आईएएस ऑफिसर जो है वो इस पद को पाना चाहता है। तो ये रही सैलरी की बात। ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।